हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के मनोविज्ञान विषय के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी पेपर सेकंड का अभिवृत्ति का मापन। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था अभिवृत्तियों के बारे में। अभिवृत्ति किसे कहते हैं, अभिवृत्तियों की परिभाषा क्या होती है, अभिवृत्तियों का निर्माण किस प्रकार से होता है और अभिवृत्तियों में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो अभिवृत्तियों का मापन विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अभिवृत्ति मापन का इतिहास जो है अधिक पुराना नहीं है। अगर देखा जाए तो अभिवृत्तियों का मापन प्रश्नावलियों या सेल्फ रेटिंग के प्रति प्राप्त उत्तरों के विश्लेषण द्वारा किया जाता है। मतलब इसका मापन करने के लिए कुछ प्रश्नावलियों का प्रयोग करते हैं या कुछ रेटिंग स्केल्स का प्रयोग करते हैं और उस पर जो उत्तर विषय या सब्जेक्ट या व्यक्ति देता है उसके आधार पर विश्लेषण करके उसकी अभिवृत्ति का पता लगाया जाता है। इसके अलावा अभिवृत्तियों का मापन स्मृति और प्रत्यक्षात्मक प्रक्रियाओं के प्रभाव के रूप में भी किया जा सकता है अथवा अभिवृत्ति के संबंधित कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में जो अभिवृत्तियों का मापन किया जा सकता है। तो इस तरह से आजकल के कुछ प्रसिद्ध अभिवृत्ति मापनियाँ अगर हम देखें तो बहुत तरह की हैं। जैसे एफ स्केल है, TW एडोर्नो और B फ्रैंकल के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा सिमेंटिक डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसके अलावा विल्सन का बनाया हुआ टेस्ट है। आज अभिवृत्ति मापन की अनेक मापनियाँ स्केल्स जो है वो प्रचलित हैं। अभिवृत्ति मापन की विभिन्न विधियों का पर मापनियों का विकास पिछले 30 वर्षों में बहुत अधिक हुआ है। कुछ प्रचलित जो लोकप्रिय अभिवृत्ति मापनी है वो इस प्रकार से हैं। जो पहली अभिवृत्ति मापनी है वो है थर्स्टन की युग्म तुलना विधि। थर्स्टन की टेक्निक्स, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड जिसको कहते हैं। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थर्स्टन ने 1927 में सबसे पहले तुलन निर्णय नियम का प्रतिपादन किया और इस नियम के आधार पर उन्होंने जो विधि बताई इसकी अभिवृत्ति मापन की उसको कहते हैं युग्म तुलना विधि। इस विधि में कुछ कथनों को जोड़े के रूप में, पेयर के रूप में व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं और इससे कथन के संबंध में उससे सहमति या उसकी असहमति पूछी जाती है। क्योंकि इस विधि में प्रत्येक कथन को अन्य सभी कथनों के साथ युग्म या जोड़े बनाकर बारी बारी से तुलना की जाती है, अतः यह अभिवृत्ति मापन की एक श्रेष्ठ विधि है। और यदि किसी अभिवृत्ति मापनी में 20 कथन है तो 190 तुलना निर्णयों की आवश्यकता होगी। तुलना निर्णयों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं वो है NC बराबर n-1/2। यहाँ पर NC का मतलब है तुलना निर्णयों की संख्या और n का मतलब है कथनों की संख्या। अर्थात उदाहरण के लिए यदि अभिवृत्ति मापनी में कथनों की संख्या 40 है तो 780 जो है वो तुलना निर्णय यहाँ पर होंगे। तो इस तरह से तुलना निर्णय की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार के अभिवृत्ति में जिस अभिवृत्ति का मापन करना होता है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को चुना जाता है और इन प्रश्नों को अत्यधिक पसंद से अत्यधिक नापसंद की मापनी पर चुने हुए प्रश्नों को हम क्रमबद्ध रूप से लिख देते हैं। यह प्रश्न विभिन्न मिश्रित जोड़ों में होता है। प्रश्नों के यह जोड़े या पेयर्स विषय के सामने रैंडम ऑर्डर में मतलब अनियमित क्रम में उपस्थित किए जाते हैं और विषय से यह पूछा जाता है कि वह एक कथन विशेष से सहमत है या असहमत है। सहमति और असहमति के आधार पर ही अभिवृत्ति का मापन किया जाता है।
विषय जितना ही अधिक कथनों या प्रश्नों के साथ सहमत होता है, उसकी अभिवृत्ति उस संबंध में उतनी ही अधिक होती है। असहमति जो है वो प्रतिकूल अभिवृत्ति को व्यक्त करती है। तो विषय की सहमति और असहमति जानने के बाद कथनों का मापनीय मूल्य स्केल वैल्यू ज्ञात की जाती है। प्रत्येक कथन की स्केल वैल्यू कि उसकी कितनी वैल्यू है वो ज्ञात की जाती है। मापनीय मूल्य सारणियों की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं। जैसे निर्णय की अभिवृत्तियों को एफ मैट्रिक्स के द्वारा, एफ मैट्रिक्स सारणी के द्वारा, निर्णय अनुपातों को पी मैट्रिक्स सारणी के द्वारा तथा विचलनों को वाई मैट्रिक्स सारणी की सहायता से ज्ञात किया जाता है। और मापन मूल्य ज्ञात करने के बाद अभिवृत्ति अंक ज्ञात किए जाते हैं। तो इस विधि की अभिवृत्तियों के मापन में उपयोगिता उस समय अधिक हो जाती है जब कथनों की संख्या कम होती है। सौंदर्यात्मक, युद्ध, धर्म आदि के संबंध में इस विधि द्वारा अभिवृत्तियों का मापन सरलता से किया जा सकता है। गिलफोर्ड ने साइकोमेट्रिक मेथड का उत्पादन किया। उनका मत है कि इस विधि के प्रयोग में प्रत्येक दृष्टि से अधिक समय लगता है। उदाहरण के लिए निर्णय लेने में, कथनों को प्रस्तुत करने में, युग्म बनाने में और यहाँ तक कि गणनाओं में भी अधिक समय लगता है। तो ये थी थर्स्टन की विधि, पेयर्ड कंपैरिजन विधि। दूसरी जो विधि है थर्स्टन की वो है थर्स्टन की सम विस्तार पद्धति। सम विस्तार पद्धति क्या है? इस प्रकार की अभिवृत्ति मापनी के निर्माण में सबसे पहले कथनों को एकत्र किया जाता है और ये कथन हमें जिस प्रकार की अभिवृत्ति का मापन करना होता है उसी अभिवृत्ति से संबंधित कथनों को हम कई माध्यमों से एकत्र कर सकते हैं, जैसे विभिन्न पुस्तकें, शोध, पत्रिका, एनसाइक्लोपीडिया, लेखकों की रचनाएं, विशेषज्ञों के विचार आदि। कथन एकत्र करने के बाद कथनों का संपादन किया जाता है और संपादन करने के कार्य में कथनों को सरल, संक्षिप्त, सार्थक और स्पष्ट बनाया जाता है और कथनों को एक विशेष ढंग से व्यवस्थित करते हैं। इस अवस्था में मापनी में लगभग 40 से 50 कथन होते हैं। बहुधा सम विस्तार पद्धति का उपयोग उस समय किया जाता है जब प्रश्नों की संख्या जो है वो अधिक होती है। इस पद्धति में किसी विचार को व्यक्त करने की या निर्णायक से कथनों का उत्तर प्राप्त करने की 11 श्रेणियां होती हैं। यह 11 श्रेणियां सम विस्तार की कंटिन्यूम पर, निरंतरता के आधार पर अभिवृत्ति मापनी या किसी मापनी में निम्न प्रकार से अंकित की जा सकती हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि 11 श्रेणियों को ए से लेकर के तक बराबर बराबर दूरी पर रखा गया है और इसमें जो बीच का पॉइंट है एफ वो तटस्थ पॉइंट कहलाता है और जो लेफ्ट हैंड की तरफ है ए बी सी डी ई, ये यहाँ पे मोस्ट अनफेवरेबल मतलब अत्यधिक असहमति, उसके बाद बी उससे कम असहमति, सी उससे कम असहमति, असहमति से सहमति तक ये जो 11 पॉइंट में इसको स्केल को बांटा गया है, जो के पर है मोस्ट फेवरेबल, सबसे अधिक सहमत। तो इस तरह से सम विस्तार पद्धति पर आधारित अभिवृत्ति मापनी में व्यक्ति की अनुकूल और प्रतिकूल अभिवृत्तियों को विभिन्न मात्राओं में ज्ञात किया या मापा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम किसी धर्म के प्रति कोई अभिवृत्ति ज्ञात करना चाहें, तो जैसे हिंदू धर्म, आप उससे कितना सहमत हैं, तो मोस्ट अनफेवरेबल से लेकर मोस्ट
फेवरेबल तक किसी भी पॉइंट पर विषय जो है वो विषयी व्यक्ति निशान लगा सकता है। तो इस तरह से अनुकूल से लेकर प्रतिकूल अभिवृत्तियों की विभिन्न मात्राओं का हम मापन कर सकते हैं। उपरोक्त मापनी को देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो F बिंदु है वो उदासीन है और अलग अलग अभिवृत्ति F से A तक प्रतिकूल अभिवृत्तियों को दर्शाता है। मापनी का जो दूसरा छोर है F से K तक वो अनुकूल अभिवृत्ति को दर्शाता है। तो इस तरह से संपादित जो प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न को सम विस्तार अंतर पद्धति मतलब सभी बिंदुओं में बराबर बराबर का विस्तार है और उसको 11 बिंदुओं के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार बनी अभिवृत्ति मापनी की सहायता से किसी कथन के उत्तर को 11 बिंदुओं पर हम प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रश्नों को विशेषज्ञों या निर्णायक के पास उनकी सलाह और निर्णय प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। निर्णायकों की संख्या 100 से 200 तक हो सकती है। 11 बिंदु मापनी पर निर्णायकों के जो निर्णय प्राप्त होते हैं उनका मध्यांक मूल्य ज्ञात किया जाता है और यह मध्यांक मूल्य ही प्रत्येक कथन का मापनी या स्केल मूल्य कहलाता है। तो प्रत्येक कथन का स्केल वैल्यू निकाली जाती है। कथनों को अभिवृत्ति मापनी में अंतिम रूप से स्थान देने से पहले प्रत्येक कथन का विश्लेषण भी किया जाता है। प्रत्येक कथन को अंतिम रूप में चुनने के लिए हम प्रत्येक कथन का मापनीय मूल्य ज्ञात करते हैं और साथ ही साथ प्रत्येक कथन का चतुर्थांश मूल्य क्वार्टाइल वैल्यू भी ज्ञात की जाती है। यह मापनीय मूल्य और चतुर्थांश मूल्य किसी भी प्रमाणिक विधि द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं, जैसे शीमोर, हैवनर, रैमर्स के द्वारा बनाई गई तकनीक। तो इस तरह से स्केल मूल्य जितना अधिक होता है उस कथन को उतना ही अधिक चयन करने योग्य माना जाता है। इसके अलावा थर्स्टन की जो युद्ध अभिवृत्ति मापनी का अनुकूलन त्रिपाठी और सिंह ने किया है। इस अभिवृत्ति मापनी के 6 प्रश्न हैं और उसके जो स्केल मूल्य हैं वो भी ज्ञात किए गए। तो थर्स्टन की इस सम विस्तार पद्धति का प्रयोग किसी भी प्रकार की अभिवृत्ति मापन के लिए किया जा सकता है और यह पद्धति उस समय अधिक उपयोगी हो जाती है जब प्रश्नों की संख्या किसी अभिवृत्ति मापनी में अधिक रखनी होती है। जब हमें किसी जाति प्रजाति के लोगों की अभिवृत्ति का मापन करना हो, युद्ध, देश, भक्ति आदि का मापन करना हो, तब यह विधि सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। परंतु इस विधि के कई दोष भी हैं। अगर देखा जाए तो दोष कौन कौन से हैं? सबसे पहला दोष यह है कि इस विधि के प्रयोग के लिए कई निर्णायकों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी इसकी जो कमी है वो ये है कि इसमें विभिन्न 11 बिंदुओं के मध्य अंतर की कोई विशेष रेखा नहीं होती है, तो ये भी एक इसकी कमी है। तीसरी जो कमी है वो है कि सभी प्रकार की अभिवृत्ति का मापन इस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है। और चौथा इसका जो कमी है, इस विधि के प्रयोग में समय और श्रम अधिक लगता है। परंतु ये सभी कमियों के बावजूद थर्स्टन की सम विस्तार पद्धति अभिवृत्ति मापन में बहुत अधिक महत्व रखती है और इसका अधिकांश मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको थर्स्टन की 2 विधियां बताई। एक तो पेयर्ड कंपैरिजन युग्म तुलना विधि और दूसरी थर्स्टन की सम विस्तार पद्धति। तो युग्म तुलना विधि में युग्म में जोड़े में कथन प्रस्तुत किए जाते हैं और सम विस्तार पद्धति में 11 बिंदुओं के आधार पर अभिवृत्ति का मापन किया जाता है। तो मैं समझती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।